क्या हो अगर मैं कहूं कि कला की दुनिया में एक ऐसा कलाकार आ गया है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और सेकंडों में मास्टरपीस बना सकता है। नहीं, ये कोई इंसान नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई की क्रिएटिव पावर हमें हैरान कर रही है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है जिसके जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। जरा सोचिए, आप बस कुछ शब्द टाइप करते हैं और आपके सामने स्टूडियो गिबली की किसी फिल्म जैसा एक खूबसूरत सीन तैयार हो जाता है। या फिर एक क्लिक पर किसी फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले हाजिर। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, हम सब ने डंकी फिल्म का वो गाना तो सुना ही है जिसे एआई ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में गाया है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। ऐसे में एक सवाल तो उठता ही है और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र भी है। क्या एआई कलाकारों की जगह ले लेगा? क्या इंसानी क्रिएटिविटी के लिए अब कोई जगह नहीं बची? इस बहस की तह तक जाने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा और कला के सबसे बुनियादी सवाल को देखना होगा। क्या दुनिया में कुछ भी सच में ओरिजिनल है या फिर हर कलाकार कहीं ना कहीं से प्रेरणा ले ही रहा है? मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी आइडिया नया नहीं होता, हम बस पुराने आइडियाज को एक बहुरूप दर्शक यानी कलेडोस्कोप की तरह घुमाते हैं, जिससे पुराने टुकड़े मिलकर एक नया खूबसूरत पैटर्न बना लेते हैं। और मजे की बात यह है कि एआई भी तो ठीक यही काम कर रहा है। एक मिनट के लिए सोचिए, एक आर्ट स्कूल में स्टूडेंट क्या करता है? वो वैन गॉग या सत्यजीत रे जैसे मास्टर्स के काम को स्टडी करता है, उनके स्टाइल को समझता है और फिर उनसे प्रेरित होकर कुछ नया बनाता है। अब एआई को देखिए, उसे भी मास्टर्स के काम का डेटा दिया जाता है, वो पैटर्न समझता है और फिर उसी स्टाइल में कुछ नया जनरेट करता है। तो फिर प्रोसेस में फर्क कहाँ है? और यहीं पर हमारा डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। जब कोई इंसान महान कलाकारों से सीखकर कुछ बनाता है तो हम उसे प्रेरणा कहकर तारीफ करते हैं, लेकिन जब एआई वही काम सेकंडों में कर देता है तो हम उसे नकल या कला का अपमान कह देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। तो अगर प्रेरणा और नकल के बीच की लाइन इतनी धुंधली है तो फिर एआई को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि असली निशाना एआई है ही नहीं, बल्कि कला की दुनिया में पहले से मौजूद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सच तो ये है कि कमर्शियल सिनेमा में प्रेरणा का ये खेल दशकों से चल रहा है। चाहे वो आमिर खान की गजनी हो जो हॉलीवुड की मेमेंटो से इंस्पायर्ड थी, या धूम 3 जिसमें द प्रेस्टीज की झलक थी। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बॉलीवुड का शायद ही कोई बड़ा स्टार इससे बचा होगा। तो सवाल ये है कि जब इंसान ये कर रहे थे तब ठीक था, तो एआई से क्या दिक्कत है? तो असली मुद्दा कॉपी करना नहीं है, बल्कि वो फैक्ट्री मेड आर्ट है जिसे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाता है। वो आर्ट जिसमें कोई रिस्क नहीं, कोई नयापन नहीं, बस एक ही फॉर्मूला बार बार दोहराया जाता है। जैसे हमारे कई टीवी सीरियल्स या मसाला फिल्में, जहां कहानियां, किरदार और यहां तक कि कैमरा एंगल भी प्रिडिक्टेबल होते हैं। ये तुलना इस बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर जगह एक जैसा टेस्ट करता है, वैसे ही बड़ी बड़ी फिल्म कंपनियां भी अपनी फिल्मों को एक स्टैंडर्ड रेसिपी पर बना रही हैं। उन्हें आर्ट नहीं, एक प्रोडक्ट चाहिए जो बस बिके। और इस फैक्ट्री के लिए एआई एक परफेक्ट टूल है। क्यों? क्योंकि ये हजारों सफल फिल्मों का डेटा सेकंडों में एनालाइज कर सकता है। ये बता सकता है कि किस तरह के प्लॉट ट्विस्ट ऑडियंस को पसंद आएंगे, और फिर ये इंसानों से कई ज्यादा तेजी से बिना थके उसी फॉर्मूले पर नया कंटेंट बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई सच में बॉलीवुड के वो मसाला डायलॉग्स लिख सकता है जिनमें वो एक खास अंदाज होता है? चलिए देखते हैं। जब चैट जीपीटी को सलमान खान के स्टाइल में डायलॉग लिखने को कहा गया तो उसके कुछ जवाब ऐसे थे: मेरी डिक्शनरी में मर्सी अस्पताल का नाम है, या तुमने सिर्फ मेरा एक्शन देखा है, रिएक्शन अभी बाकी है। सच कहूं तो ये आजकल की कई बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग से तो बेहतर ही लग रहे हैं। तो अब ये बात साफ हो जाती है, असली लड़ाई एआई और इंसानों के बीच नहीं है। असली संघर्ष है मुनाफे के लिए आर्ट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों और अपनी आवाज ढूंढ रहे अकेले कलाकारों के बीच। तो इस एआई और कॉर्पोरेट फैक्ट्री के दौर में एक सच्चा कलाकार क्या करे? क्या उम्मीद की कोई किरण बची है? बिल्कुल है, और यही रास्ता हम अपने विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से में देखेंगे। जवाब है हाँ, क्योंकि हर कलाकार के पास एक ऐसी ताकत है जिसे एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता, और वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, हमारा दर्द, हमारी खुशियां और दुनिया को देखने का हमारा अपना एक अनूठा नजरिया।
सच्ची कला इसी मिट्टी से पैदा होती है। इसे समझने के लिए अनुराग कश्यप का उदाहरण लेते हैं। उनकी हर फिल्म उनके किसी न किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई लगती है। नो स्मोकिंग सेंसर बोर्ड पर उनका गुस्सा था। रिटर्न ऑफ हनुमान अपनी बेटी से जुड़ने की एक कोशिश थी। और देव डी एक पुरानी कहानी पर उनका अपना नया नजरिया था। एआई इन अनुभवों को महसूस नहीं कर सकता और इसलिए ऐसी कला कभी नहीं बना सकता। तो आज के कलाकारों के लिए रास्ता क्या है? फिल्म मेकर जिम जारमूश की एक सलाह बहुत काम की है। वो कहते हैं कि हर जगह से प्रेरणा लो, फिल्मों से, किताबों से, सपनों से, सड़कों से। उन सभी चीज़ों को अपने अंदर आने दो और फिर जो तुम्हारे दिल को छू जाए उसे इस्तेमाल करके कुछ अपना बनाओ। यही ऑथेंटिसिटी है और इसकी कोई कीमत नहीं। इस नज़रिए से देखें तो एआई कलाकार का दुश्मन नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। हाँ, बड़ी कंपनियों के लिए ये लागत कम करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए ये बड़े स्टूडियोज से मुकाबला करने का एक हथियार बन सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक अकेला लेखक अपनी किताब के लिए शानदार इलस्ट्रेशंस खुद बना सकता है। एक फिल्ममेकर बिना बड़ी टीम के स्टोरी बोर्ड तैयार कर सकता है। यहां तक कि कोई एक इंसान पूरे की पूरी एनिमेटेड फिल्म बना सकता है। एआई लागत को इतना कम कर देता है कि ये सीधे सीधे इंडिपेंडेंट कलाकारों को ताकत देता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि एआई कलाकारों की जगह लेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या कलाकार इस नए टूल का इस्तेमाल उन बड़ी बड़ी फिल्म फैक्ट्रियों को चुनौती देने के लिए करेंगे जो कला को एक प्रोडक्ट बना रही हैं। लड़ाई मशीन से नहीं, मानसिकता से है।